मेरे प्यारे बच्चों, अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान और उनके दो कोहिनूर। मेरे प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। और याद रहे दोनों कोहिनूर के नाम, आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश। राइट, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लगभग हमने चैप्टर आपको पूरा कवर अप करा दिया है और आज बारी रहेगी कंक्लूडिंग लेक्चर लेने की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। लेकिन इससे पहले कि आज का लेक्चर हम शुरू करें, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप अपना पैकेज निकाल कर बैठिए और पैकेज में पेज नंबर 99 आपको निकालना है, पेज नंबर 99, और उसके यहाँ पर पेंसिल लगा के और रख लीजिए। तो हमने आपसे कहा पैकेज लेकर आइए। हालांकि ये रोजाना की इंस्ट्रक्शन है कि आप जब भी लेक्चर अटेंड करने के लिए बैठा करें अपना पैकेज साथ में रखें और ओपन करिए पेज नंबर 99। चलो तो बच्चों, इसी बात के साथ पढ़ते हैं, बढ़ाते हैं आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर में सबसे पहले छोटी छोटी सी बातें हैं, बस उनको ध्यान से सुनना है, एक बार रीड आउट करना है और उन पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं इस चीज को एम्फेसाइज करना है। चलिए करते हैं शुरू आज की बात अमित सर के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ये भी एक इतने अच्छे कंपाउंड्स होते हैं, एक क्लास ऑफ कंपाउंड्स है अमंगस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आइए सीखते हैं कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के किस हिस्से को ऑर्गेनोमेटेलिक कहा जाता है और उसे ऑर्गेनोमेटेलिक क्यों कहा जाता है। जैसे कि बच्चों नाम में ही क्लियर है, ऑर्गेनोमेटेलिक। अब ऑर्गेनिक समझ आइए, या ऑर्गेनो शब्द कार्बन को रिप्रेजेंट करता है और ये सीधा सीधा यहां पर मेटल लिखा हुआ है, सीधा सीधा मेटल लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसे कंपाउंड्स, पहली लाइन पर ही फोकस करिए, जिनमें एटलीस्ट वन बॉन्ड हो मेटल टू कार्बन। राइट, तो हमने कहा दीज आर दोज कंपाउंड्स दैट कंटेन at least one of the following bond, one of following bond। और वो बॉन्ड कौन कौन से हैं? या तो मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड हो, बीच में कुछ और ना हो, डायरेक्ट। कम से कम एक बॉन्ड अगर किसी भी कंपाउंड में मेटल का डायरेक्ट कार्बन से है तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कहा जाता है। राइट, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है जैसे कि डाई मिथाइल जिंक। क्लियर? आप यहां पर देखेंगे ये रहा मेटल, ये रहा मेटल, दिस इज मेटल, और यहां पर मेटल का डायरेक्ट जो बॉन्ड है वो कार्बन से है। अगर किसी कंपाउंड में एक भी बॉन्ड पाया जाता है मेटल और कार्बन का डायरेक्ट, तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कहा जाता है। राइट, हालांकि चाहिए एक बॉन्ड है डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, और यहां पर तो आप देखेंगे हमारे पास दो बॉन्ड हैं मेटल और कार्बन के। तो इनफैक्ट इस कंपाउंड को बिल्कुल पूरे जोर के साथ हम कह सकते हैं ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो क्या हुए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स? ऐसे कंपाउंड जिनमें कम से कम एक, अधिकतम भी हो सकते हैं, मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कहा जाता है। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा अच्छा सा कंपाउंड होता है जिसको आप RMGX कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी आप देखेंगे CH3MgBr, यहां पर भी मेटल का और कार्बन का सीधे सीधे बॉन्ड होता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल आता है। दिस इज इनफैक्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है या ये एक ऐसा उदाहरण होता है जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। इनफैक्ट ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कुछ समय बाद जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई, उसके बाद कुछ कंपाउंड्स ऐसे पाए गए जहां पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो था नहीं,
लेकिन कुछ रेस्ट एलिमेंट्स का बॉन्ड था, जैसे कि मेटल का सीधे सीधे बॉन्ड बोरोन से, मेटल का सीधे सीधे बॉन्ड सिलिकॉन से, मेटल का सीधे सीधे बॉन्ड आर्सेनिक से, या मेटल का सीधे सीधे बॉन्ड टेलुरियम से। ये कुछ ऐसे मेटलॉइड्स हैं जहां पर मेटल का बॉन्ड सीधे सीधे अगर इनसे पाया जाता है तो प्रॉपर्टीज इनकी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मैच करती हैं। तो बाद में चल के ऐसे कंपाउंड्स को भी ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर इंक्लूड कर दिया गया। जैसे कि अगर हम बात करें ट्राईमिथाइल सिलिकॉन, ट्राईमिथाइल सिलिकॉन में भी यहां पर सिलिकॉन का डायरेक्ट बॉन्ड है मेटल से। तो ये भी जो कंपाउंड होता है इट शोज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, इसलिए इसको भी ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो आप आसानी से समझ गए होंगे, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एक ऐसे कंपाउंड्स जहां पर एटलीस्ट कम से कम एक बॉन्ड मेटल और कार्बन का, या मेटल और बोरोन का, मेटल और सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, इन सब का पाया जाता है। आप देखिएगा अभी तक मैंने कोई भी एग्जाम्पल ऑर्गेनोमेटेलिक का ऐसा नहीं लिया जो कॉम्प्लेक्स का हो। चलो अब एक कॉम्प्लेक्स का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। कॉम्प्लेक्स है जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब हम एक यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ये आपके पास 4 कार्बोनिल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, क्लियर है, निकेल से, निकेल मेटल से। अब आप यहां पर देखिएगा ये रहा मेटल और कार्बोनिल में कार्बन बॉन्ड बना रहा है निकेल से, ये बना रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे मेटल है और कार्बन है, और मेटल और कार्बन का सीधा सीधा बॉन्ड बना हुआ है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं। हमें तो एक की जरूरत है, अगर एक भी बॉन्ड काफी होता, अगर एक बॉन्ड भी होता तो वो काफी होता इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये अब हमने एक ऐसा एग्जांपल लिया कॉम्प्लेक्स का जो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का सीधे सीधे उदाहरण होता है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अब बारी है कुछ क्वेश्चंस पर फोकस करने की। क्वेश्चंस हैं हमारे पास इससे एसोसिएटेड, जरा ध्यान से सुनिएगा। पेज नंबर 100, अब आप पैकेज का पेज नंबर 100 आप निकाल लीजिए और उसमें जो लास्ट पेज पर एक्सरसाइज है, क्लियर, पेज नंबर 100 पे अब हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं, सॉरी 101 पे, 101 पे अब आप मार्क कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज नंबर 101। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, ट्राई एल्कोक्सी यानी कि ट्राई मिथॉक्सी एल्यूमिनियम इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। OM का मतलब है ऑर्गेनोमेटेलिक। क्वेश्चन है दैट इज ट्राई मिथॉक्सी एल्यूमिनियम इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के ये मत जान लेना कि इसमें मेटल भी है, इसमें कार्बन भी है, तो यहां पर मेटल कार्बन का बॉन्ड होगा, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होगा। बिल्कुल नहीं, आप पहले उसका स्ट्रक्चर चेक करेंगे। अब जैसे ही आप इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं तो यहां पर ये रहा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बॉन्ड है ऑक्सीजन का और ऑक्सीजन का बॉन्ड है CH3 से। इसी प्रकार ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है CH3 से, एल्यूमिनियम का बॉन्ड है ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन का बॉन्ड है CH3 से। तो आप जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि मेटल का डायरेक्ट कोई भी बॉन्ड कार्बन से नहीं है, मेटल और कार्बन का डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए, डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए, तभी आप एक कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कह सकते हैं, अदरवाइज नहीं कहेंगे। तो आप इसमें देखेंगे कि कहीं भी मेटल और कार्बन का कोई भी बॉन्ड डायरेक्ट नहीं है, तो हम कह सकते हैं
ट्राई मिथॉक्सी एल्यूमिनियम इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब आपसे मैं इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर लेते हैं। बी पार्ट आपसे पूछते हैं क्या ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा या नहीं होगा। अब आप यहां पर देखेंगे ये तो बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि मेटल और कार्बन का सीधे सीधे बॉन्ड है और ऐसे कंपाउंड्स जहां मेटल और कार्बन का कम से कम एक बॉन्ड सीधे सीधे होता है उसे ऑर्गेनोमेटेलिक कहा जाता है। अब हम अपने बच्चों से पूछते हैं, बताइए हमें एक एग्जाम्पल बताइए, और एक एग्जाम्पल ये है, क्या ये आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लगता है या नहीं लगता है। मिथाइल डाइमिथॉक्सी एल्यूमिनियम, मिथाइल डाइमिथॉक्सी, क्लियर है, एल्यूमिनियम। आपको ये बताना है क्या ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं है। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर है बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों साइड से तो मेटल और कार्बन का कोई डायरेक्ट बॉन्ड है नहीं, लेकिन आप यहां पर देखेंगे इस साइड में मेटल और कार्बन का एक बॉन्ड बिल्कुल सीधे सीधे है। और डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है जहां पर मेटल और कार्बन का कम से कम एक बॉन्ड हो किसी भी कंपाउंड में, तो ऐसे कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक के नाम से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पे बन सकते हैं। सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, गिव एग्जांपल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स दैट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो आप टेट्रा कार्बोनिल निकिल का एग्जांपल्स या मेटल के जितने भी कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, सारे के सारे ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं। साथ के साथ आप कुछ ऑर्गेनिक के एग्जांपल्स भी उसके अंदर दे सकते हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बताइए भाई ए बी सी, बताइए फॉलोइंग कंपाउंड्स में से कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक है और कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक है और ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है आपका। अब बारी आती है, कुछ कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं होते हैं और उनको कहा जाता है एक्सेप्शंस टू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। वी हैव सर्टेन एग्जांपल्स, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, क्लियर। पहला एग्जांपल है जैसे कि मेटल कार्बोनेट्स ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहां पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो होता है लेकिन वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं कहे जाते। तो तीन एक्सेप्शन साथ के साथ लर्न करेंगे। पहला मेटल कार्बोनेट्स, दूसरा साइनाइड्स और तीसरा होता है कार्बाइड्स। तीसरे होते हैं कार्बाइड्स। हमारे पास तीन एग्जाम्पल ऐसे हैं, वी हैव 3 एग्जाम्पल्स जहां पर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिन्हें नहीं कहा जाता जबकि उनके पास मेटल और कार्बन का बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट, यहां पर क्या है, मेटल का और कार्बन का सीधे सीधे बॉन्ड है लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। सोडियम साइनाइड या कोई और भी मेटल के साथ, पोटेशियम साइनाइड, कैल्शियम साइनाइड, कोई भी हो सकता है। मेटल के जो साइनाइड्स होते हैं उन्हें भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। एग्जाम्पल आता है Mg2, Mg4C2, इसे मैग्नीशियम कार्बाइड कहते हैं। तो याद रखेंगे तीन एग्जाम्पल, कौन कौन से तीन एग्जाम्पल हैं जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर नहीं इंक्लूड किए जाते। पहला एग्जाम्पल है कार्बोनेट्स, दूसरा एग्जाम्पल है साइनाइड्स और तीसरा है कार्बाइड्स। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा, सर इन्हें क्यों इंक्लूड नहीं करते। तो आंसर बहुत सिंपल है, इस लेवल पे आप इतना ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे भाई, कार्बोनेट्स, साइनाइड्स एंड कार्बाइड्स, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से मैच नहीं करती हैं, जिसके बिहाफ पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड तो है लेकिन प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं। अगर प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हैं तो फॉलोइंग कंपाउंड्स को मेटल कार्बन का बॉन्ड होते हुए भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे।
राइट। अब केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं, याद रखो, कोई भी डेफिनेशन या क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम जो क्लासिफाई करते हैं, विभाजन करते हैं, रखते हैं, वो प्रॉपर्टीज के बिहाफ पर रखते हैं। मेटल और कार्बन का बॉन्ड जरूरी है डेफिनेशन में, क्योंकि ऐसे 98% केसेस में जहां मेटल और कार्बन का बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ऑर्गेनोमेटेलिक से मैच करती हैं, इसीलिए हमने डेफिनेशन में इस पार्ट को रखा। अब 1% अगर कहीं पर मेटल और कार्बन का बॉन्ड है और उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही, तो उन 2-3 एग्जाम्पल के ऊपर हम अपनी डेफिनेशन को क्रैक नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। तो आशा करते हैं आपको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बहुत अच्छे से दिमाग में आ गया होगा। एक बार पुनः उसकी डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं। रिवीजन क्या है? ऐसे कंपाउंड्स विच कंटेन्स एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स। कौन कौन से बॉन्ड? मेटल कार्बन का बॉन्ड, या मेटल का सीधे सीधे बोरोन से, मेटल का सीधे सीधे सिलिकॉन से, आर्सेनिक से या टेल्यूरियम से अगर किसी कंपाउंड में बॉन्ड पाया जाता है तो उसको ऑर्गेनोमेटेलिक कहते हैं। और क्या है एक्सेप्शन? एक्सेप्शन बड़ी साधारण और सीधी सीधी सी है। एक्सेप्शन है कार्बोनेट्स, एग्जाम्पल है एक्सेप्शन है साइनाइड और कार्बाइड्स। आशा करते हैं पूरा का पूरा एग्जाम्पल यश आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको खटैक से रब करते हैं। अब बारी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को 2 पार्ट में हम क्लासिफाई करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स और बड़े सिंपल से हैं। दैट इज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। भाई सीधी सीधी सी बात है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेटल और कार्बन के बीच में सिर्फ एक ही बॉन्ड है एंड दैट इज सिग्मा बॉन्ड, अगर मेटल और कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को कहा जाएगा और सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल है ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, या हम ले सकते हैं दैट इज ट्राई मिथाइल आर्सेनिक, ट्राई मिथाइल आर्सेनिक। इनमें से आप दोनों को किसी का भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। यहाँ मेटल और कार्बन में केवल एक ही बॉन्ड होता है, और 11th क्लास में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हम करा देते हैं कि अगर कहीं पर 2 एटम के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो वो हमेशा सिग्मा ही होता है। आइए देखते हैं ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर। ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर होता है, ये रहा एल्यूमिनियम, ये रहा यहाँ पर मिथाइल, ये रहा मिथाइल और ये रहा मिथाइल, राइट। अब मेटल में और कार्बन में यहां पर केवल एक ही बॉन्ड है, या आप कह सकते हैं केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड है। ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहा जाता है। सिग्मा बॉन्डेड के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सेस भी बड़े अच्छे हमारे आते हैं। एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल निकेल। यहां पर आप देखेंगे मेटल में और कार्बोनिल में केवल और केवल एक ही बॉन्ड होता है, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, या हम कह सकते हैं एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। एक ही बॉन्ड होता है और वो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आप ये जान सकते हैं जहां पर मेटल और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पाया जाए, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को सिग्मा बॉन्डेड कहा जाता है। एक एडिशनल पॉइंट आपकी नॉलेज के लिए, जहां तक ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम की बात है, ज़्यादातर ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो आपने 2 मॉलिक्यूल्स को आपने आपस में एक साथ एसोसिएट भी कर देना है। तो चाहे ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम हो या उसका डाइमर हो, वहां पर यह पाया गया है मेटल और कार्बन में केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, सिग्मा बॉन्ड ही पाया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब चलते हैं दूसरे कंपाउंड्स की तरफ, दूसरे क्लास ऑफ कंपाउंड्स की तरफ। और सेकंड क्लास क्या है हमारे पास? दैट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पाई बॉन्डेड में बच्चों क्या होता है? हमेशा एक बात याद रखिए, किसी भी कंपाउंड में
सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, राइट। और अगर दो एटम्स के बीच में पहले बनता है सिग्मा बॉन्ड और उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड, तो आप यहां पर डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे, along with sigma pi bond is also present, along with sigma pi bond is also found, pi bond is also found। तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जहां पर सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा लेकिन उसके साथ पाई बॉन्ड भी पाया जाएगा, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के नाम से पहचाना जाता है। कई बार बच्चा डेफिनेशन में पाई बॉन्ड देखते ही ये कह देता है, अपने आप कैलकुलेशन लगा लेता है, ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिनमें केवल पाई बॉन्ड पाया जाता है, और आपकी डेफिनेशन वहीं गलत हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं पाई बॉन्ड जब भी बनता है पहले सिग्मा बनेगा उसके बाद पाई बनेगा। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में 3 एग्जाम्पल जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे एग्जाम्पल आते हैं। पहला जीसस सॉल्ट, दूसरा एग्जाम्पल आता है फेरोसीन, तीसरा एग्जाम्पल आता है डाईबेंजीन क्रोमियम, डाईबेंजीन Cr और Cr का मतलब क्रोमियम। ये तीनों के तीनों एग्जाम्पल जनरली 12th लेवल पर तो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, एक्सेप्ट जीसस सॉल्ट, लेकिन एमसीक्यूज में और नीट और जेईई एग्जामिनेशंस में इन दोनों कंपाउंड्स पर भी फोकस किया जाता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं जीसस सॉल्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों, जीसस सॉल्ट का फॉर्मूला होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स है, आयोनाइजेशन स्फीयर में आयोनाइजेबल पार्ट में पोटेशियम है, अंदर की अगर बात करते हैं तो प्लेटिनम मेटल का कॉम्प्लेक्स है। इससे प्लेटिनम मेटल से कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 3 क्लोराइडो अटैच होते हैं और एक इथीन अटैच होता है, ये आपका प्लेटिनम मेटल का एक कॉम्प्लेक्स होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, यहां पर प्लेटिनम मेटल, यहां पर प्लेटिनम मेटल से 3 क्लोराइडो सिग्मा बॉन्ड से अटैच होते हैं, 3 क्लोराइडो अटैच होते हैं और एक आपका इथीन होता है, और जो इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये आपका सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और साथ के साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है। ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है, साथ के साथ पाई बॉन्ड भी बनाता है। इसीलिए यहां पर हमने दिखाया नहीं पाई बॉन्ड, लेकिन आपको एक्सप्लेन करना है। 3D ज्योमेट्री है, 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, यहां पर प्लेटिनम मेटल के साथ जो इथीन होता है ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाता है और पाई बॉन्ड भी बनाता है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीसस सॉल्ट किस मेटल का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है? तो आंसर है प्लेटिनम। याद रखिएगा, दूसरा पॉइंट यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, एक प्रैक्टिकल यूज जीसस सॉल्ट का बताइए, जीसस सॉल्ट का एक प्रैक्टिकल यूज बताइए। ये वो सॉल्ट है विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अ वेरी हार्मफुल डिसीज दैट इज नोन एज कैंसर। कैंसर में हम जीसस सॉल्ट, जो सॉल्ट होता है, इसको दवाइयों में यूज किया जाता है और ये एंटी कैंसर होता है। क्लियर है? इसका मतलब जो इन्फेक्शन कैंसर के कारण प्रोड्यूस होता है ये उसको क्योर करता है। तो ये दोनों बातें आप इस सॉल्ट के विषय में लिख सकते हैं। कई बार जीसस सॉल्ट का जो एग्जाम्पल होता है वो थोड़े से और अलग तरीके से भी लिखा हुआ होता है। यहां पर ईटा की पावर 2 लिख देते हैं, मतलब ईटा की पावर 2 लिखने का मतलब इस वाले पार्ट को कई बार ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं ईटा 2 और आगे लिखते हैं C2H4। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि मेटल एक ऐसे स्पीशिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है या पाई बॉन्ड बना रहा है जिसके पास 2 कार्बन है। तो ईटा के ऊपर ये जो न्यूमेरिक लिखा हुआ होता है, ये जो नंबर लिखा हुआ होता है, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर आप देखेंगे इसके अंदर 2 कार्बन है, तो ईटा की पावर 2 है। राइट? बढ़ते हैं
आगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है फेरोसीन। फेरोसीन में क्या होता है बच्चों? फेरोसीन में हमारे पास ये दो होते हैं साइक्लोपेंटाडाइईन। ये हुआ साइक्लोपेंटाडाइईन, इस प्रकार। क्लियर? इन पे होता है एक एक नेगेटिव चार्ज, एक एक होता है नेगेटिव चार्ज, और बीच में होता है आयरन। तो हम कहेंगे फेरोसीन में क्या होता है, दो आपके मॉलिक्यूल होते हैं साइक्लोपेंटाडाइईन C5H5 होल ट्वाइस, और बाहर होता है आयरन। ये दोनों रिंग मेटल के साथ, आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाती हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बनाती हैं, और साथ के साथ पाई बॉन्ड भी बनाती हैं। राइट? यहां पर इसके फॉर्मूले में, क्योंकि आयरन के साथ ऐसे कंपाउंड्स जुड़े हुए हैं जिनमें 5 कार्बन हैं, तो यहां पर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज ईटा 5, और आगे लिख दें C5H5। ऐसे भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर ये रिप्रेजेंट करेगा 5 का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन्स। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका स्ट्रक्चर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, केवल आपको हमने ये इसलिए दिखाया है कि किस तरीके से बॉन्डिंग होती है। जस्ट आपको इसको रिकॉर्ड करना है और आपको देखते ही पहचान जाना है कि ये फेरोसीन का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही डाइबेंजीन क्रोमियम में 2 बेंजीन रिंग लेनी है, बीच में क्रोमियम लेना है, और बन जाएगा आपका डाइबेंजीन क्रोमियम, इस प्रकार। ये हुआ डाइबेंजीन, एक बेंजीन, दूसरा बेंजीन लेना है, इस प्रकार। और ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, क्लियर है, ये क्रोमियम के साथ सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और पाई बॉन्ड भी बनाते हैं। तो यहां पर ब्रैकेट में इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्रोमियम, आगे ईटा⁻⁶ एंड C6H6। समझ जाओ, ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन्स को। तो आपको सिर्फ इस बातों पर ध्यान देना है कि आपके जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं ये 2 पार्ट में आपके डिवाइडेड हैं, सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड। पाई बॉन्डेड में 3 एग्जाम्पल हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट से आते हैं, ज़ेसस सोल्ट का, फेरोसीन का और डाइबेंजीन क्रोमियम का। आपको ये पता रखना है कि आपके किस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो पाई ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं। तो 3 एग्जाम्पल बड़े कॉमन से हैं। ये एग्जाम्पल और इनके स्ट्रक्चर्स जो बच्चा नीट और जेईई की प्रिपरेशन कर रहा है वो इन्हें साथ के साथ रिकॉर्ड भी करेगा, लर्न भी करेगा। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अब बारी है एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड की, एक ऐसे इंपॉर्टेंट सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की जिस पर सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में क्लास 12th के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। आपको मेटल कार्बोनिल्स के अंदर या सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर आपको बॉन्डिंग डिस्कस करनी है कि बॉन्डिंग कैसे होती है। प्यारे बच्चों, यहां पर बॉन्डिंग डिस्कस करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ये सबसे बेहतर एग्जांपल आता है एक ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का जहां पर बॉन्डिंग मेटल और कार्बन के बीच में होती है, कार्बोनिल्स के बीच में होती है। जितने भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, यहां पर एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है कि इनमें डिस्कस द बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स या डिस्कस द बॉन्डिंग इन किसी भी कॉम्प्लेक्स का आपको एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे कहेंगे इसमें बॉन्डिंग किस प्रकार होती है, आप समझाइए। टेट्रा कार्बोनिल निकेल क्लियर है, हेक्सा कार्बोनिल प्लेटिनम, हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट, कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जहां पर लाइगेंड कार्बोनिल होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल क्यों होते हैं और ऐसे कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है। आइए सीखते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। क्लियर है, एक साइलेंट वो फीचर जिसे किताबों में, बुक्स में डिस्कस नहीं किया जाता है।
मेरे प्यारे बच्चों, बॉन्डिंग के दौरान क्या होता है? आप लोग जानते हैं, जब कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है तो मेटल के पास लाइगेंड्स अप्रोच करते हैं और लाइगेंड के पास फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, मेटल के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है और इस तरीके से लाइगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। चलिए करते हैं शुरुआत यहीं पर। प्यारे बच्चों, ये मेटल है, ये मेटल के ऑर्बिटल्स हैं, ये लाइगेंड है, ये लाइगेंड के ऑर्बिटल्स हैं। अब जहां पर हमने शेडेड पोर्शन लिया है, ये लाइगेंड का वो पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल जो फुल्ली फिल्ड है। इट इज फुल्ली फिल्ड, इट इज फुल्ली फिल्ड पी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। ये मेटल का लाइगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है। और जहां पर हमने कोई शेडेड पोर्शन नहीं रखा, ये वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं। तो लाइगेंड के पास दो तरह के ऑर्बिटल हैं, एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है और एक वेकेंट ऑर्बिटल है। तो यहां पर दो तरह के पी ऑर्बिटल हुए हैं, राइट। इसी प्रकार मेटल के पास भी बड़े सारे ऑर्बिटल्स होते हैं, कुछ ऑर्बिटल्स खाली होते हैं और कुछ ऑर्बिटल्स वहां पर फुल्ली फिल्ड होते हैं। मेटल के पास बड़े सारे ऑर्बिटल्स हैं, कुछ खाली हैं, कुछ में इलेक्ट्रॉन्स हैं। आइए सीखते हैं बॉन्डिंग कैसे होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, जब लाइगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करता है, जब ये लाइगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले ये दो ऑर्बिटल आमने सामने टकराते हैं। ये है फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल, ये है मेटल का वेकेंट ऑर्बिटल। ये दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक्स प्लेस फ्रॉम फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड टू द वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। तो पहला स्टेप, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां से कहां? फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड, लाइगेंड का फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, उससे मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है और बनता है सिग्मा बॉन्ड। यहां पर बनता है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हेड टू हेड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और इससे जो बॉन्ड बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन जैसे ही लाइगेंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में, उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या आता है? इमीडिएट इफेक्ट ये आता है कि मेटल पे नेगेटिव चार्ज अपीयर होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होना शुरू होगी। अब आप जानते हैं मेटल नेगेटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकता, एकोमोडेट नहीं कर सकता, या नेगेटिव चार्ज पाके वो स्टेबल स्टेट में नहीं रह सकता, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। अब मेटल अपने आप को स्टेबल स्टेट में ले जाने के लिए क्या करता है? वो दूसरा कार्य करता है। फिर वो क्या करता है, जैसे ही उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, वो अपने फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से लाइगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस ट्रांसफर करता है, ताकि मेटल पे से नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए। तो उसके बैक में, उसके रिजल्ट में, उसके अपोज में ये क्या करता है, ट्रांसफर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ट्रांसफर करता है। देन अगेन ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टेक्स प्लेस इन द सेकेंड स्टेप फ्रॉम फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, फ्रॉम फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल। अब मेटल ये उल्टा काम करता है, क्लियर, कि मेटल के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से, मेटल के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से, ये मेटल है, उसके फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से लाइगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है। और इस दौरान जो बॉन्ड बनता है वो पाई बनता है, क्योंकि पहले सिग्मा बॉन्ड बन चुका, फिर ये पाई बॉन्ड बनता है। यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फुल्ली फिल्ड ऑफ मेटल ऑर्बिटल से, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंड, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होती है। और मेटल तब तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करता है जब तक उससे नेगेटिव चार्ज डिसअपीयर ना हो जाए, जब तक वो स्टेबल स्टेट में ना आ जाए। तो इस प्रकार मेटल कार्बोनिल्स स्टेबल होते हैं। अगर हम एक ही व्यू देखें,
कि लाइगेंट आया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करी तो मेटल पे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रह सकता है, सर हाउ मेटल कार्बोनिल्स आर स्टेबल। सो इट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और इसको बैक बॉन्ड भी कहा जाता है, क्योंकि केवल सीधे सीधे पाई बॉन्ड नहीं बना, किसी पॉइंट पे आके पाई बॉन्ड बना, मेटल ने नेगेटिव चार्ज को अपोज किया। क्लियर है, क्योंकि वो उस पर स्टेबल नहीं है, इस कारण यहां पर पाई बॉन्ड बनता है। यहां पर एक पॉइंट आप लर्न करेंगे, ये जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होती है ये होती है फ्रॉम फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होता है, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रांसफर होता है एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार 2p ऑर्बिटल, पाई स्टार 2p ऑर्बिटल, ये वेकेंट होता है। आपको 11th क्लास में बताया जाता है जनरली जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ये वेकेंट होते हैं। तो मेटल के फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस से ट्रांसफर होती है वेकेंट ऑर्बिटल और वेकेंट एंटी बॉन्डिंग 2p ऑर्बिटल ऑफ लाइगेंट। ये आपने पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है शब्दों में। जो ये 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं पेज नंबर 100 पे पहली ही लाइन में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो नोट्स में आप ध्यान रखेंगे और किचन में शांति बनाए रखेंगे। यहां पर नोट्स में पेज नंबर 100 पे हमने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आशा करूंगा आज जैसे ही लेक्चर समाप्त होता है पेज नंबर 99, पेज नंबर 100, पेज नंबर 101, ये तीनों पेज आप अभी लेक्चर के बाद पढ़ने वाले हैं और इस टॉपिक के अंदर पूरी मजबूताई नॉलेज के अंदर अटेन करने वाले हैं। ऑलराइट, तो यहां पर आपका इस तरीके से मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग होती है। मान लो आपको बॉन्डिंग समझानी है टेट्रा कार्बोनिल निकिल में, तो M की जगह निकिल रख देना, लाइगेंट की जगह आप कार्बोनिल रख देना। क्लियर है, इस प्रकार ये टॉपिक हो जाएगा पूरा आपके लिए आसान। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, फटाफट से इसको रब करते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट हेडिंग आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। आपको अगर कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हों तो आप कैसे उनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हमेशा इसी सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले आप याद रखेंगे वो कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर चिलेट रिंग पाई जाती है, चिलेट रिंग, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले चेलेट रिंग, और आप जानते हैं चेलेट रिंग किन्हें कहा जाता है, यानी कि चेलेट लाइगेंड्स कौन से होते हैं, वो लाइगेंड्स जो मेटल के साथ जैसे ही बॉन्ड बनाते हैं रिंग बन जाती है। एक एग्जांपल ले लें, आपके पास मान लो K4FeCN6 है, K4FeCN6 एक कॉम्प्लेक्स ये है। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां पर आयरन से 6 साइनाइडो आपके जुड़े हुए हैं और सीधा सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो इसमें चिलेट रिंग तो नहीं होती, लेकिन अगर आप एग्जांपल ले लें K4Fe एंड EN होल थ्राइस या ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट, अगर आप इसका एग्जांपल लेते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप देखेंगे जो ऑक्सलेटो हैं ये एक पॉलीडेंटेट लाइगेंट होता है, पॉलीडेंटेट लाइगेंट होता है। और जितने भी पॉलीडेंटेट लाइगेंट होते हैं वो मेटल के साथ जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं रिंग बन जाती है, रिंग बन जाती है। तो सेकंड वाले केस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ चिलेटिंग लाइगेंट यहां पर चिलेट रिंग्स बनेंगी, ये एक मेटल चिलेट होगा। क्लियर है, याद रखेंगे पहला फैक्टर, जिन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर पॉलीडेंटेट लाइगेंड्स होते हैं या हम कह सकते हैं चिलेटिंग लाइगेंड्स होते हैं, प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं K4Fe OX होल थ्राइस इस वाले कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू दिस कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देन कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर सबसे पहला कार्य यही है, अब एक और नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा फैक्टर होता है जिस पे स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड करती है, और दूसरा फैक्टर है दैट इज चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल।
चार्ज ऑन मेटल। एग्जाम्पल के तौर पे अब मान लो आपको दो कॉम्प्लेक्स ऐसे दिए हुए हैं, K4Fe राइट, और आपको दिया हुआ है दैट इज K3FeCN6 FeCN6। हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट, यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, यहां पर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। मेटल पे यहां चार्ज +2 आता है, मेटल पे यहां चार्ज +3 आता है। और भी एक दो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हेक्सा कार्बोनिल निकिल और हेक्सा कार्बोनिल निकिल आयोन, क्लियर है, 2+। इन दो कॉम्प्लेक्सेस की आप बात करें, निकिल पे यहां चार्ज 0, यहां पर चार्ज +2, तो आप पहले आप चेक करें, दोनों कॉम्प्लेक्सेस में पहले चेक करें मोनोडेंटेट लाइगेंट, मोनोडेंटेट लाइगेंट, ना इसमें आपका चिलेटिंग लाइगेंट है ना इसमें चिलेटिंग लाइगेंट है, तो पहला फैक्टर तो यहां अप्लाई होगा नहीं। दूसरा फैक्टर लगाओगे चार्ज ऑन मेटल आयन, मोर इज द चार्ज ऑन मेटल आयन मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो यहां पर निकिल पे चार्ज कम है, यहां पर निकिल पे चार्ज ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ऑल राइट, तीसरा फैक्टर होता है, थर्ड फैक्टर होता है, दैट इज थर्ड फैक्टर होता है, और थर्ड फैक्टर है दैट इज बेसिसिटी ऑफ लाइगेंट, बेसिसिटी ऑफ लाइगेंट। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल लाइगेंट की बेसिसिटी, आपको दो कॉम्प्लेक्स दे दिए जाए, पहला FeCN6-4 और दूसरा FeCN6-FeF6-4। फैक्टर अप्लाई करो, चिलेट रिंग इसमें भी नहीं है, चिलेट रिंग इसमें भी नहीं है, क्योंकि दोनों केस में मोनोडेंटेट लाइगेंट है। सेकेंड फैक्टर को अप्लाई करेंगे, चार्ज ऑन मेटल, यहां पर भी चार्ज ऑन मेटल आयन +2, यहां पर भी चार्ज ऑन मेटल आयन +2। अब आंसर आएगा स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड पर, लाइगेंट पर, क्लियर है, या बेसिसिटी ऑफ द लाइगेंट पर। जितना स्ट्रॉन्गर लाइगेंट होगा स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स उतनी ज्यादा होगी। आप जानते हैं यहां पर साइनाइडो है, एक स्ट्रॉन्गर लाइगेंट है, इसकी बेसिसिटी ज्यादा है, जिसकी बेसिसिटी ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर यह चैप्टर आकर आपका कंक्लूड होता है, लेकिन इसमें एक टॉपिक अभी आपका रह जाता है, जो आपको अभी के अभी, क्योंकि नोट्स आप लिए हुए बैठे हैं, तो अभी पोजीशन भी मत हिलाइए और आप साथ के साथ उसे अभी के अभी पढ़िए। पेज नंबर 99 पर आपका हेडिंग हमने नोट्स में दिया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, ये आप सेल्फ रीड करेंगे और यहां से कई बार एक एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि क्वेश्चन बन सकता है, पहली एप्लीकेशन में लिखा हुआ है एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, तो आपसे पूछा जा सकता है बताओ भाई वो कौन से लाइगेंट का कॉम्प्लेक्स होता है जो हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में काम आता है, तो आंसर आएगा EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट आयन। पहला एप्लीकेशन आप यहां पर इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करें। दूसरी एप्लीकेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एनिमल एंड प्लांट वर्ल्ड में, ये आप साथ के साथ अभी पेज नंबर 99 पे आप देखिए, एनिमल एंड प्लांट वर्ल्ड में हीमोग्लोबिन इन ब्लड कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, तो सीधा आंसर होता है आयरन। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है बताओ भाई जो विटामिन B12 होता है ये कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, तो आंसर आएगा कोबाल्ट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेडिसिन में उस कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का नाम बताइए जिसको कैंसर के अगेंस्ट ट्रीट किया जाता है या जिसे कैंसर की मेडिसिन में यूज किया जाता है, आंसर है जिसस सॉल्ट। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है नेक्स्ट एंड द लास्ट, मोर जब नाचते हैं, हमारा नेशनल बर्ड है, जब वो नाचता है तो जो ब्लू कलर का पिगमेंट होता है जिसे थैलोसाइनिन कहते हैं, बताइए, पूछा जाता है कि ये कौन से मेटल का कॉम्प्लेक्स होता है, और आंसर है कॉपर। इसी के साथ पूरे के पूरे उत्साह और जोश और पूरे अच्छे मोमेंटम के साथ हमने कंक्लूड किया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्सेस। धन्यवाद।